हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो ब्लड प्रेशर की दवाइयों को डिसाइड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। किसी व्यक्ति को कौन सी दवा देनी चाहिए, कौन सी दवा नहीं देनी चाहिए, कौन सी दवा से फ़ायदा होगा, कौन सी दवा से नुकसान होगा, हर व्यक्ति के लिए एक पर्टिकुलर दवा सूटेबल है या नहीं है, इसको डिसाइड करने में क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो कि ब्लड प्रेशर की दवाई सिलेक्ट करना या डिसाइड करना कोई सिंपल इशू नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तब कहीं जाके किसी व्यक्ति की दवाइयाँ डिसाइड होती हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो किसी व्यक्ति की अगर उम्र ज़्यादा है तो वैसे व्यक्तियों में कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन आप नहीं देते हो, जैसे कि यूरिन बढ़ाने वाली मेडिसिन डायूरेटिक जो कि पेशाब बढ़ाती है, जिसकी वजह से लोगों को चक्कर आ सकते हैं, गिर सकते हैं, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो सकता है, जिससे उनको थोड़ा जान का खतरा हो सकता है। तो उम्र दराज पेशेंट में उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप दवाइयों को चेंज करते हो और ऐसी दवाइयाँ देते हो जो इस उम्र में ज़्यादा सूट करे, ज़्यादा सेफ हो। उसी तरह से प्रेगनेंसी अगर किसी फीमेल को है तो प्रेगनेंसी में ACE इनहिबिटर्स जैसे रैमिप्रिल, एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, पेरिंडोप्रिल या ARVs एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जैसे कि लोसार्टन, वैल्सार्टन, कैंडिसार्टन, एजिलसार्टन, ये दवाइयाँ पूरी तरह से मना होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं मिथाइल डोपा, लैबेटोलॉल है, कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, ये सारी मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ है। तो उसके हिसाब से आप उनको ये मेडिसिन देना ज़्यादा प्रेफर करते हो क्योंकि माँ के लिए भी सेफ है, इफेक्टिव भी होगी और बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो आप प्रेगनेंसी वाले फीमेल्स में कुछ और तरह की चीज़ों पर ध्यान देके पेशेंट को दवाइयाँ चेंज करते हो। मान लीजिए किसी पेशेंट को अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, तो इनकी भी मेडिसिन का चॉइस चेंज हो जाएगा। इनमें अलग तरह की मेडिसिन का प्रयोग करना पड़ेगा जो इनकी और कोमॉर्बिड कंडीशंस के हिसाब से सूटेबल हो। हमने ऑलरेडी इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो किया है जहाँ हमने बात करी है कि शरीर की दूसरी बीमारियों के हिसाब से आपकी दवा ब्लड प्रेशर की कैसे डिसाइड होती है। मान लीजिए ब्लड प्रेशर के साथ आपको डायबिटीज़ है तो चॉइस अलग होगा, ब्लड प्रेशर के साथ एस्थमा है तो अलग होगा, ब्लड प्रेशर के साथ किडनी का प्रॉब्लम है तो चॉइस अलग होगा। तो हर बीमारी के साथ आपका जो ब्लड प्रेशर की दवाई है वो सिलेक्शन जो है चेंज हो जाता है, आप उसको चूज़ करते हो जो उस पेशेंट की दूसरी बीमारियों का भी ध्यान रखे। इसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई दवा से साइड इफेक्ट हो रहा है, हर व्यक्ति का किसी पर्टिकुलर दवा से साइड इफेक्ट का पैटर्न अलग अलग होता है। किसी को कोई दवा सूट होती, किसी को नहीं होती। जब हम एक दवा 100 लोग को देते तो 4-5 लोगों को वो सूट होती नहीं है, जिसको पहले से प्रेडिक्शन कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि 100 में से किन 5 लोगों को वो सूट नहीं होगी। कई बार गेस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो देने के बाद ही पता चलता है कि ये पर्टिकुलर दवा इसको सूट हो रही है कि नहीं हो रही। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई दवा सूट नहीं हो रही, साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसको चेंज करके दूसरी दवा देंगे। कोई व्यक्ति का अगर किसी पर्टिकुलर दवा का टॉलरेंस अच्छा है तो आप वो दवा देंगे। इसके अलावा डोज का टॉलरेंस भी हर व्यक्ति का अलग होता है। कोई व्यक्ति जो है दवा का 2.5 मिलीग्राम में उसको BP कंट्रोल आ जाएगा, कोई व्यक्ति को 5 मिलीग्राम में आएगा, कोई व्यक्ति को 10 मिलीग्राम में आएगा। वो चेंजेस होते रहते हैं और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ब्लड प्रेशर लेवल्स पर डिपेंड करता है कि अगर 180 से 120 लाना है तो हर आदमी को 10 ही देना, ऐसा नहीं है। वो पर्टिकुलर दवा का हर व्यक्ति में जो इफेक्ट पैटर्न होगा वो अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा हर व्यक्ति की दवाओं की रिक्वायरमेंट्स भी बॉडी की अलग अलग हो सकती है, साइड इफेक्ट पैटर्न भी अलग हो सकता है। किसी को 2 मिलीग्राम दवा में साइड इफेक्ट होता है, किसी को 5 में, किसी को 10 में, किसी को 20 में भी नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर दवा का साइड इफेक्ट किस लेवल पर होगा वो भी पहले से प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है अंदाज से दी जाती है और बाद में फिर एडजस्ट किया जाता है। ये करने का कारण ये है कि आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में किस कारण से या किस इश्यूज़ में उनको साइड इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो जैसा पेशेंट को प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से आप दवाइयों के डोजेस को एडजस्ट करते हो और दवा सूट हो रही है नहीं हो रही है उसके हिसाब से कितना डोज देना है वो भी आप देने के बाद ही पता चलता है, उसके बाद आप उसको एडजस्ट करते हो। इसलिए हर पर्टिकुलर दवा पेशेंट को देने से पहले आप एक तो पहले उसका साइड इफेक्ट होने का चांसेस क्या है क्या नहीं वो असेस करते हो और उसके बाद कितना डोज देना है उसको असेस करते हो और फिर एक स्टैंडर्ड डोज पेशेंट को देते हैं। फिर महीना 15 दिन के बाद रीअसेस करते हैं कि वो डोज सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उसके बाद आप उस डोज को या तो कम ज़्यादा करते हो या दवाई को चेंज करते हो। इसके अलावा कई बार अगर पेशेंट को कोई कॉम्बिनेशन थेरेपी दे रहे हैं तो कई बार इस तरह के कॉम्बिनेशन प्रिफर किए जाते हैं जो पेशेंट्स की सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ ध्यान में रखे। जैसे कोमॉर्बिड कंडीशन है पेशेंट को, उस हिसाब से भी आप देख के
कि ये 3 दवाइयाँ हैं जो पेशेंट को ज़्यादा सूट करेगी, इसकी ब्लड प्रेशर के लिए भी और बाकी बीमारियाँ जो इसके शरीर में उसके हिसाब से भी। तो उस हिसाब से आप पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जो कॉम्बिनेशन ज़्यादा सूटेबल है उसको डिसाइड करते हैं। ये कॉम्बिनेशन डिसाइड करने से पहले कितने दवाइयाँ उसमें इन्वॉल्व है, कितना स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, कितने डोज पर हैं और क्या साइड इफेक्ट होने के चांसेस हैं, वो सब चीज़ों को डिसाइड करके फिर कोई कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज़ की जाती है। इसके अलावा आप पेशेंट्स को जब कोई मेडिसिन देते हो तो आप रिस्क बेनिफिट रेशियो कैलकुलेट करते हो कि पेशेंट को कितना फ़ायदा होने का चांस है, कितना नुकसान। मान लीजिए किसी पेशेंट को किडनी का साथ में प्रॉब्लम है तो कोई पर्टिकुलर दवा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है, पोटेशियम बढ़ सकता है तो जान जा सकती है। वहीं अगर कोई पर्टिकुलर दवा ज़्यादा सेफ है उस तरह के पेशेंट में तो आप वो दवा को प्रीफर करोगे। वहीं अगर वही दवा दूसरे सिनेरियो में ज़्यादा फ़ायदा कर रही है तो आप उस पेशेंट में वो दवा को दोगे। तो क्या रिस्क है, कितना परसेंट रिस्क है और वो रिस्क कितना बड़ा है, मतलब देने के बाद कितना फ़ायदा कितना नुकसान होगा, इस हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो कि पेशेंट को दवा ये पर्टिकुलर देनी है या नहीं देनी है और देनी है तो किस डोज पे देनी है। इसके अलावा हर पेशेंट में जब आप कोई भी डोज देते हो तो आपको उसको एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। सेम डोज हर व्यक्ति को सूट करे ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको एक पर्टिकुलर दवा एक पर्टिकुलर डोज में दे देते हैं स्टैंडर्ड, और फिर महीने 2 महीने बाद रीअसेस करते हैं कि कितना आपको डोज सूट हो रहा है कितना नहीं हो रहा। ये इस रीअसेसमेंट जो है कई बार 15 दिन या 1 महीने बाद इसलिए करना चाहिए क्योंकि हर दवा को अपना लेवल लाने में लगभग 15-20 दिन 1 महीना लगता है, जिसको एक मेटाबॉलिक लेवल बोलते हैं कि दवा उस लेवल पर आने के बाद अपना प्रॉपर असर दिखा पाती है कि वो कितना बीपी कंट्रोल कर पा रही है। तो मान लीजिए अगर आप का पेशेंट को 2-2 दिन 3-3 दिन में आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो और 2-2 3-3 दिन में दवाइयाँ एडजस्ट करेंगे तो साइड इफेक्ट्स होने का चांस ज़्यादा रहेगा। आप हर दवाई को लगभग 15 दिन या 1 महीना टाइम दीजिए, उसके बाद वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है वो असेस करिए और फिर फाइनल डिसाइड करिए कि ये दवा का डोज कंटिन्यू करना है या चेंज करना है। इसके अलावा पेशेंट के प्रेफरेंसेस भी कई बार डिसाइड करती है। पेशेंट का कैसा लाइफस्टाइल है, पेशेंट कई बार सोचता है कि भाई मेरे को दिन भर में एक बार खाने वाली दवा चाहिए, कोई पेशेंट ऐसा बोलता है कि मेरे को ऐसा दवा चाहिए जो मैं सुबह ही खा सकूँ, रात को ना खाना पड़े, या रात को खा सकूँ सुबह ना खाना पड़े। रात के लिए कौन सी दवा सूटेबल है, कई जैसे यूरिन बढ़ाने वाली दवा है वो रात को ज़्यादा यूरिन करने से उनका स्लीप डिस्टर्ब करती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रख के आपको पेशेंट को दवाई देनी पड़ती है। कोई पेशेंट का ऐसा होता है कि जो डायरेटिक मेडिसिन है वो देते हैं तो उसको ऑफिस में दिक्कत हो जाती है कि ऑफिस में बार बार पेशाब को जाना पड़ता है, रात को दिया तो रात को नींद में से बार बार उनको पेशाब में जाना पड़ता है। तो वैसे पेशेंट की चॉइस क्या है, कौन सी दवा उसको सूट हो रही है, लाइफस्टाइल को प्रॉब्लम कर रही है नहीं कर रही है, उसके हिसाब से भी डिसाइड करना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति में ये दवा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। आप पेशेंट को दवा देते हैं, फिर 1 महीने के बाद पेशेंट या 2 महीने के बाद आपके पास आता है, आपको बताता है कि ये दवा में को क्या प्रॉब्लम हो रही क्या नहीं हो रही। फिर आप डिसाइड करते हो कि ये दवा कंटिन्यू करनी है या चेंज करनी है या दूसरी दवा देनी है या डोज कम करना है, वो डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा फाइनल आप पेशेंट का हेल्थ गोल चेक करते हैं कि पेशेंट में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के अलावा और क्या चीज़ों में आपका हेल्थ गोल है। मान लीजिए अगर आपको हार्ट अटैक कम करना है तो चॉइस ऑफ मेडिसिन अलग होगा, लकवा कम करना है तो चॉइस ऑफ मेडिसिन अलग होगा, किडनी का बीमारी है पेशेंट को तो उसके लिए चॉइस ऑफ मेडिसिन अलग होगा। तो आपके लिए फाइनल गोल क्या है उस पेशेंट की दवा का सिलेक्शन का, उससे आप डिसाइड करते हो कि पेशेंट को कौन सी दवा सूटेबल है। इसके अलावा पॉलीफार्मेसी का भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। कई बार क्या है, पेशेंट को मल्टीपल प्रेस्क्रिप्शन मल्टीपल डॉक्टर से मिल रहे होते हैं और बहुत सारी दवाएं सिमिलर तरह से काम करती है। तो कितनी मेडिसिन पेशेंट को चल रही है, कितनी टैबलेट्स पेशेंट को खा रहा है, वो खा पाएगा या नहीं खा पाएगा, उसका डोजिंग शेड्यूल या पैटर्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए अगर आपने पेशेंट को सुबह के नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, रात के खाने से पहले, रात के खाने के बाद, शाम के नाश्ते से पहले, उसके बाद, हर बार अगर आपने अलग अलग तरह की दवाइयाँ पेशेंट को दी तो पेशेंट इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि वो दवाई बंद कर देगा या भूल जाएगा आधी मेडिसिन। तो आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके उसका शेड्यूल भी देना पड़ता है कि आप उसको मैक्सिमम दिन में 1 से 2 बार ही मेडिसिन को अगर डिवाइड करके देंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि वो दवाई खा पाएगा, नहीं तो उसके भूल जाने के चांसेस बहुत बढ़ेंगे और जिससे बीपी के लेवल्स में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा। तो पेशेंट को कैसा डोजिंग शेड्यूल आपने दिया है, कितनी तरह की मेडिसिन चल रही है, वो खा भी पा रहा है या नहीं खा पा रहा है, मेडिसिन वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, या मेडिसिन 1 बार लेना चाहता है 2 बार लेना चाहता है, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है, खासकर उम्रदराज पेशेंट में। क्योंकि उम्रदराज पेशेंट में कई बार चांसेस होते हैं कि वो दवा भूल जाते हैं और डोज मिस हो जाते हैं जिसकी वजह से बीपी वेरिएशन ज़्यादा होने लगता है। तो ये सब चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये भी सिंपल इशू नहीं है कि पेशेंट को कितनी मेडिसिन चल रही है, कितने टाइम पर चल रही है और कितना कॉम्प्लेक्स शेड्यूल है और क्या चांसेस है कि पेशेंट दवा ले पाएगा या नहीं। मान लीजिए दवा देने वाला कोई और व्यक्ति है
जो बहुत एजुकेटेड है और अच्छे से मैनेज कर सकता है तो आप फिर भी दे सकते हो मेडिसिन। अब दवा देने वाला व्यक्ति भी कोई अवेलेबल नहीं है, बूढ़े लोग हैं जो अकेले रहते हैं, हस्बैंड वाइफ है जो दोनों ही बूढ़े हो चुके, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, तो वैसे में आपको डोजिंग पैटर्न को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है ताकि पेशेंट कंफ्यूज ना हो और मिस ना करे और गलतियां ना करे। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो सिलेक्शन है वो एक सिंपल इशू नहीं है कि हमने उठा के एक दवाई दे दिया और सब पेशेंट्स को हम अपने वही दवा दे रहे हैं, या आपने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से पूछ लिया और सारे रिलेटिव्स को वही दवा बांट दी कि सबको बीपी है तो सबको यही दवा सूट करेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर एक व्यक्ति की अलग रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के अलावा बहुत सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है जिसके हिसाब से डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति को दवा सूट करेगी या नहीं करेगी और किस डोज पे ले सकते हैं या नहीं। ये सब के अलावा कई सोशल फैक्टर्स भी आते हैं कि फाइनेंस है या नहीं, कोई पेशेंट को सस्ती दवाई देनी पड़ती है क्योंकि वो महंगी दवा भले उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है लेकिन वो ले नहीं पाता है। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तब आप डिसाइड कर पाते हो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में कौन सी दवा सूट करेगी या नहीं करेगी, या क्या देना है क्या नहीं देना है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।